राजस्थान पाठ्यपुस्तक राजस्थान अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है। इसमें आपको राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जो जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसी में मिलेंगे। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन और जल संरक्षण की विधियां। अध्याय 1 में राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया है कि राजस्थान का जो नाम है वो प्राचीन समय में किस प्रकार से था, किस किस ने यहाँ शासन किया, कौन से साम्राज्य यहाँ स्थापित हुए, जनपदों का युग कब से कब तक रहा और जनपद होते क्या हैं। जन प्लस पद, जन मतलब जनता यानी लोग, पद यानी जहाँ वो रहते हैं, उन्हें जनपद कहा जाता था पहले। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा पहले 16 जनपद हुआ करते थे। उनमें से राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे, तो राजस्थान में कौन कौन से जनपद हुए उस समय? सीवी जनपद, मालव जनपद, अर्जुनायन जनपद और मत्स्य जनपद। भरतपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद, अलवर भरतपुर का। नगरी सीवी जनपद, सालव जनपद प्रमुख थे उस समय। तो योधेव जनपद, ये जनपद हुआ करते थे राजस्थान में पहले। इन जनपदों की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, ये शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, गणतंत्रीय कबीला हुआ करते थे, किस प्रकार की व्यवस्था होती थी इनकी, ये सब इसमें दिया हुआ है। कौन से शिलालेख में इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य शासक और राजस्थान में कब से कब तक रहे। मौर्य शासकों ने राजस्थान में अपनी स्थापत्य कला के रूप में या शासन के रूप में कौन सी ऐसी विशेषताएं छोड़ के गए जिनको आज याद किया जाता है। तो चित्तौड़ का किला राजस्थान के दक्षिण में बसा हुआ जिला है चित्तौड़, और वहां का किला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद। ये मौर्य शासक था। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? विक्रम संवत 770 का शिलालेख है, कर्नल जेम्स टोड को मिला, इसमें ये जानकारी प्राप्त होती। और भी कई शिलालेख मिले। आगे हम बात करें कि राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है कि राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं वो महाभारत काल में किस नाम से जाने जाते थे। तो वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है वो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। और जांगल के आसपास का ही क्षेत्र जो कि अजमेर नागौर के मध्य बसा हुआ है वो क्या कहलाता था? सपादलक्स, जो कि चौहानों का अधिकार हो गया था। फिर यहाँ चौहान वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया। सीवी जनपद हुआ करता था उदयपुर के पास। अति महत्वपूर्ण कंटेंट इस बुक में है कि सीवी जनपद का स्थल है वो कहाँ होता था? उदयपुर के आसपास। और इसकी राजधानी क्या कहलाती थी? मध्यमिका। और आजकल मध्यमिका को क्या कहते हैं? नगरी। यहाँ मेव जाति का अधिकार रहा। ये भी पता चल गया कि राजस्थान में मेव जाति है वो अधिकांशतः कहाँ बसी हुई है? तो उदयपुर के आसपास। और इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट या प्रागपाट। दूसरी बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रदेश बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेरू या मारवाड़ के नाम से पुकारा जाता था। जोधपुर के दक्षिण का भाग है जो कि जालोर और गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, उसको गुर्जरात्रा के नाम से जानते थे। हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा है? कोटा बूंदी बारा के क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वो आरबुद कहलाता है, आबू प्रभात के आसपास का। ये कैसे याद हो रहे हैं? बड़े ही आसान। राजस्थान का जीके है ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसे सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो पाठ्य पुस्तकों से पढ़ें।
सेल्फ स्टडी करें, किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रहे। आप सबसे पहले अपनी सेल्फ स्टडी करें। इन बुकों को पढ़ के ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और आप अपने चैनल पे राजस्थान अध्ययन का पूरा कंटेंट समझा के भी डाला हुआ है, इनके पॉइंट बना के भी डाले हुए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इसका एक एक कंटेंट समझाया जाए तो वो भी बना देंगे। लेकिन आप सबसे पहले अगर आप राजस्थान के अध्ययन को पढ़ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो इन पाठ्य पुस्तकों को सबसे पहले पढ़ें। मेरा सजेशन आपके लिए यही है। और खुद के नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स बनाते रहें। साथ साथ जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो माड कहलाता है। झालावाड़ का जो क्षेत्र है जो कि मालवा यानी मध्य प्रदेश से लगता है, उसको मालव प्रदेश कहते हैं, कहा जाता था। तो आजकल इसका नाम 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इसको कहा था राजपुताना, क्योंकि यहाँ राजपूतों का शासन रहा है, तो इसको उसी नाम से राजपुताना कहा गया। फिर कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी, अर्नाल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसमें रायथान नाम दिया और जो आगे चल के राजस्थान बना। और जब भारत आज़ाद हुआ, राजस्थान को स्वीकार किया गया, तब इसका नाम राजस्थान पड़ गया। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं रही हैं। उन सभ्यताओं का स्थल कौन से रहे, जैसे कालीबंगा सभ्यता वो हनुमानगढ़ के आसपास रही। हनुमानगढ़ की जो सरस्वती द्वस्वती नदी है उसके तट पे ये बसी और 2400 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व तक ये संस्कृति रही है। इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और भी इसमें ऐसे सबूत मिले हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मिली है, आहड़ सभ्यता। और ये राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता केंद्र था और ये बनास नदी के किनारे है। यहीं से आप अपना कंटेंट सिलेक्ट करते हुए नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान है। राजस्थान जी के ये ताम्रवती नगरिया धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध था। ये 400 लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। और इसका उत्खनन करने वाले कौन थे, ये आहड़ की जो सभ्यता है इसमें कौन कौन से सबूत मिले हैं, कौन कौन से प्रूफ मिले हैं, तो तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ मिली है। फिर हम बात करें बैराठ, और इनसे संबंधित ऐसा कोई प्रश्न अपने कंपटीशन में कोई पेपर नहीं होता जहाँ इनके प्रश्न नहीं आते। बैराठ जो कि वर्तमान में जयपुर में है, विराट नगर के नाम से, और ये महाभारत कालीन स्थल है जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था उस समय। किस डूंगरी पे बसा हुआ है ये भी पूछ लेते हैं, जैसे बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी। और यहीं पे भाबरू शिलालेख भी है, बौद्ध स्तूप भी है, बौद्ध मंदिर भी है। चीनी यात्री हिनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराठ का उल्लेख किया है। और सभ्यता के अन्य केंद्र भी हैं जिनका भी उल्लेख यहाँ हुआ है। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान, और इसमें दिया हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई, उसके लिए किसने अपना सिद्धांत दिया, तो चंद्रवरदाई ने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, उसमें बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है और जिसमें 4 वंश उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और उन्हीं ने आगे जाकर शासन किया। फिर इनके मत को खंडित किया गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा कौन थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और उन्होंने राजपूतों के जो अग्निकुंड वाला सिद्धांत था उसको खंडित कर दिया और बताया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। फिर आगे कर्नल जेम्स टोड ने खंडित कर दिया इसको, शक और शीथियन बता दिया। इस प्रकार से ये किस विचारक ने, किस लेखक ने, किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया, जैसे DR भंडारकर ने श्वेत हूणों का सिद्धांत दिया है कि राजपूत को गुर्जर माना और बताया कि ये श्वेत हूणों से ये इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें बताया गया है कि ये ब्राह्मण थे। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। मेवाड़ के गुहिल वंश, और गुहिल वंश में बप्पा रावल का जो समय था उसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। बप्पा रावल का दूसरा नाम अलट भी था। तो ऐसा कंटेंट जो अपनी कंपटीशन के बुक छपी हुई होती है मार्केट में, उनमें ऐसा कंटेंट नहीं मिल पाता,
और आपको फिर ये लगता है कि मैं क्या पढूं, क्या छोड़ दूं, ये तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, ये बहुत लेंदी विषय है। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे राजस्थान जीके की वजह से अपने कदम पीछे ले लेते हैं और राजस्थान के कंपटीशन में भाग नहीं ले पाते। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार वंश और इसको मुणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। किसने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया? मुणोत नैणसी ने। धरती धोरारी का इतिहास अपने आप में राजस्थान की ही नहीं अपितु भारतीय इतिहास की उज्जवल और गौरवशाली पहल है। या मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को गुइल सिसोदिया जो कि मेवाड़ में शासन किया, कछुआ वंश ने आमेर जयपुर में शासन किया। अपना चाहे बड़ा वीडियो हो चाहे अपना शॉर्ट वीडियो हो, सब में राजस्थान का कंटेंट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्ले लिस्ट बनाई हुई, आप विजिट करें। अगर बिगनर्स हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राठौड़ जो कि जोधपुर बीकानेर के राठौड़ थे और इस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। गुहिल सिसोदिया वंश, इनमें कौन कौन से शासक प्रतिभाशाली रहे? सांबर के चौहान, वासुदेव चौहान को इसका संस्थापक माना जाता है, जो कि 551 में इन्होंने इनकी स्थापना की थी। 1113 में अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना किया, अजमेर नगर बसाया। और चौहान वंश का एक शासक था विजय राज चतुर्थ, जिनको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। सफाद लक्ष्य सवर्ण युग कहलाता है इनका। अजमेर के आसपास का क्षेत्र, सांभर के आसपास का क्षेत्र है, वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो विग्रह राज चतुर्थ ने शासन किया और इनके समय का काल है वो सवर्ण काल कहलाता है। इन्हें बिसल देव और कवि बांधव के नाम से भी जानते हैं। और हरिकेली नाटक, इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव। हरिकेली नाटक लिखा गया इनके द्वारा, इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उनके द्वारा लिखा गया ललित विग्रह राज। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज तृतीय का समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहा इतिहास में। 1191 ईस्वी में 2 युद्ध लड़े इन्होंने तराइन का प्रथम मोहम्मद गोरी के साथ, तब ये विजय हो गए। 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा जिसमें ये पराजित हो जाते। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध। तो भारत के इतिहास को वैसे पढ़ें तो बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें पढ़ें तो बहुत से पर्सन हमारे सही हो जाएंगे और बहुत सा कंटेंट है हमारा क्लियर भी हो जाएगा। तो इस बुक को पढ़ें आप। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, कछुआ वंश में भी दुल्ह राय और पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली शासक थे और इनका शासन रहा दौसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, गंटोर, आमेर। इनमें सवाई जयसिंह के समय काफ़ी काम हुआ और इनके द्वारा एक वेधशाला जयपुर में स्थापित की गई। 1725 में शुद्ध नक्षत्रों की सारणी भी बनाई गई और इनकी द्वारा इनका नाम दिया गया जिज मोहम्मद शाही, मुगल सम्राट के नाम पे, क्योंकि जयपुर के राजाओं का मुगलों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा था। तो इनकी जो स्थापत्य कला है, इनकी जो लेखन कला है, उस पे हर कार्य पे हिंदू मुस्लिम दोनों शैली का प्रभाव है। मुगलों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने 46 वर्षों तक शासन किया था और शिवाजी के साथ 1665 में एक संधि भी की थी। राजाओं के बाद हम बात करें राजस्थान की कला, साहित्य, चित्रकला, राजस्थान के मध्यकालीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल जिसमें अचलगढ़ का दुर्ग, आबू, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कालवी की गुफाएं जो कि झालावाड़ में है, खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया, 1527 में किस किस के मध्य लड़ा गया, गलियाकोट जो कि डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट, और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है।
फखरुद्दीन संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ बनी हुई है और प्रति वर्ष उनकी याद में यहाँ मेला लगता है जिसे कहते हैं गलियाकोट का मेला। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। जयपुर 1727 में बसाया गया था। किसने बसाया? सवाई जय सिंह ने। कछुआ राजा थे। गोविंद देव जी का मंदिर के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है और गोविंद देव जी का मंदिर भी सवाई जय सिंह द्वारा ही बनवाया गया था। जंतर मंतर की वेधशाला सवाई जय सिंह ने बनवाई थी, जहाँ एक बड़ी सौर घड़ी लगी हुई है। नाहरगढ़ का किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ये सब राजस्थान में दर्शनीय स्थल हैं। चावंड जो कि उदयपुर में है और ऋषभ देव जी के लिए यहाँ विशेष प्रसिद्ध है। ऋषभ देव जी करौली यदुवंशी शासकों का स्थल रहा है। ये करौली। किराडू के मंदिर बाड़मेर में है। किशनगढ़ शैली सब जानते हैं। उदयपुर ऋषभ देव जी, केसरिया देव जी भी कहते हैं ऋषभ देव जी को। उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील में स्थित ये मंदिर है ऋषभ देव जी का। और जैन और आदिवासी दोनों समुदाय से याद करते हैं और पूजते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं और ऋषभ देव की प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है और मूर्ति पे श्रद्धालु हैं वो केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप लगाते हैं, इसलिए इसे केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। ओसिया के मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं। जोधपुर जिले में स्थित है ओसिया मंदिर और पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात हैं। यहाँ के जैन मंदिर हिंदू और जैन स्थापत्य कला के अनूठे मिश्रण से बने हुए 9वीं और 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे ये। नेक्स्ट हम बात करें जैसलमेर। 12वीं शताब्दी में महाराज जसल ने बसाया था जैसलमेर को। और जैसलमेर के बारे में कहा जाता है, कहावत है कि यहाँ पीले जो मिट्टी है उसका रंग इस प्रकार से है कि ये स्वर्ण धरती, सोने की तरह चमकने वाली धरती है। और सोनार का किला भी यहाँ का किला कहलाता है, जैसलमेर किला, जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है तो सोने की तरह चमकता है वो। डूंगरपुर, जोधपुर, डीग, झालरापाटन, नागौर, बूंदी, नाथद्वारा, बयाना, ये अपनी अपनी विशेषताओं के साथ बसे हुए नगर हैं। पुष्कर, बारडोली, बीकानेर। उसके बाद हल्दी घाटी और इसके बाद ये प्रश्न दिए हुए अभ्यास प्रश्न। मत्स्य जनपद में कौन सी आधुनिक जिले शामिल है? तो मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मेवाड़ पर किस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था? तो ये गुहिल वंश का रहा मेवाड़ पे शासन। दूसरा प्रश्न, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? जोधपुर से पहले कौन सी थी? मंडोर। आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जूते हुए खेतों के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तराइन का प्रथम युद्ध का परिणाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? विजय होते हैं इसमें। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के नाम से क्या जाना जाता है? उसे निर्माता कौन थे उसके? महाराणा कुंभा। 18 जून 1876 को कौन सा युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध। मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासकों को आधुनिक माना जाता है? तो किसको आधुनिक माना जाता है? इनमें महनसर है, भरतपुर है, भीनमाल है, रणकपुर है। तो जैसे हम भरतपुर की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है भरतपुर और ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी और उनके उत्तराधिकारी बने थे सूरजमल।
और सूरजमल ने इस राज्य का विस्तार किया और शानदार महलों से इसको अलंकृत किया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीर से घिरा भरतपुर का किला। मिट्टी की दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ किला कौन सा है? भरतपुर का किला अजय किला है, अजय दुर्ग है और लोहागढ़ भी कहलाता है, क्योंकि इसको कोई भी भेद नहीं पाया था, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, अफगानी रहे हों या मुगल रहे हों, कोई भी इस किले को जीत नहीं पाए। लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये प्रसिद्ध है। महनसर, झुंझुनू में महनसर पोदारों के सोने की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। सोने की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू के महनसर में। और ये कौन से औद्योगिक घराना? पोदार घराने द्वारा बनाई हुई हरचंद पोदार ने बनवाई थी। यहाँ की भित्ति चित्र, कौन सी चित्र? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र किसे कहते हैं? दीवारों पे बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का यहाँ सुंदर अंकन हुआ है। ये दुकान जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और महनसर में सेठों ने अनेक हवेलियाँ बनवाई, जिनमें भित्ति चित्रों के लिए हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। हवेली स्थापत्य जिसको कहते हैं। महनसर में एक अन्य इमारत भी है, तोलाराम जी का कमरा। इन 2 मंजिला इमारत में देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावटी अंचल के लोक गीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें भीनमाल की। भीनमाल भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जालौर जिले का एक तहसील है भीनमाल, और ये संस्कृत के जो प्रख्यात विद्वान हुए हैं, माघ, कवि माघ, उनकी जन्मस्थली है। और कवि माघ ने शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की थी। तो चीनी यात्री हेनसांग ने भी भीनमाल की यात्रा की थी। ये दोनों फैक्ट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आदिनाथ ऋषभ देव जी का मंदिर है। यहाँ प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी। 1444 खंभों का ये मंदिर है। कहने का मतलब इस मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में किसने करवाया था? सेठ धारण शाह ने। और इसके शिल्पी कौन थे? देपाक। मंदिर में राजस्थान की जैन कला और धार्मिक परंपरा का पूर्व प्रदर्शन हुआ है। इसकी कला की मर्मज्ञ टिप्पणी है कि ऐसा जटिल और कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं है। मंडावा शेखावाटी का एक प्रसिद्ध कस्बा है, शहर है मंडावा। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस कस्बे के चारों रेगिस्तानी टीले हैं, ऊंचे ऊंचे टीले हैं। और यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, स्थापत्य कला, भित्ति चित्र जिसकी बात हमने की थी, दीवारों पे बने हुए चित्र जिसमें राम कृष्ण यानी आध्यात्मिक चित्र हैं, धर्म, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और गोयनका की हवेली यहीं बनी हुई है। लाडियों की हवेली भी यहीं बनी हुई है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए सबको आकर्षित करती है। मंडोर जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मेवाड़ की क्या थी? राजधानी। ऊपर बात कर चुके हैं। मंडोर किसकी राजधानी थी? पहले मारवाड़ की। विष्णु और जैन मंदिर है यहाँ। रामदेवरा, रामदेव जी का समाधि स्थल है रामदेवरा। और रामदेवरा की बात करें तो जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में अवस्थित है रामदेवरा। और संत रामदेव जी का समाधि स्थल है। तो रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? पोखरण, जैसलमेर में। और यहाँ मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, जिसमें कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। और यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के लोग जाते हैं। भौतिक पर्यावरण नेक्स्ट अपना कंटेंट होगा। राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बुक के साथ और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।